आज के इस खास विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि क्यों पानी का संकट सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये एक टिक टिक करता हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा का टाइम बॉम्ब है। देखिए, अक्सर हम जल संकट को सिर्फ सूखे नलों या कम बारिश से जुड़कर देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम उन अदृश्य ताकतों को डिकोड करेंगे जो असल में हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की पूरी नींव को ही हिला रही हैं। इस चर्चा में हम इस पूरी समस्या की परतें खोलेंगे, 2035 के आपातकाल से लेकर इंडस्ट्री की छुपी हुई पानी की खपत, हमारी कृषि नीतियां, इसका भू-राजनीतिक पहलू और अंत में कुछ बहुत ही व्यवहारिक समाधान और क्विक रिवीजन। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के 2035 जल आपातकाल की। जो समस्या हमें लगता है कि भविष्य की है, वो दरअसल हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि वैश्विक रक्षा एजेंसियों ने बहुत पहले ही पानी को एक अंतिम हथियार के रूप में पहचान लिया था। 2004 की बात है, जब पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ तेल पर था। तब रक्षा विशेषज्ञ ये समझ चुके थे कि असली युद्ध उस संसाधन के लिए होगा जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। सोचकर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये खतरा हमारे कितना करीब है? नीति आयोग का अनुमान है कि 2035 तक, जी हाँ, सिर्फ 2035 तक भारत का जल संकट एक विशाल राष्ट्रीय आपातकाल में बदल सकता है। जरा कल्पना कीजिए, देश के 21 प्रमुख शहर पूरी तरह से सूख सकते हैं। दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर तो पहले ही डेंजर जोन को पार कर चुके हैं। अब इसके एक बहुत ही अहम और अक्सर अनदेखे पहलू पर आते हैं, तकनीक और उद्योग का प्रभाव। जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा रोजमर्रा का पानी का इस्तेमाल तो बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। असली पानी वहां खर्च हो रहा है जो हमें दिखाई भी नहीं देता। और यही कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल वाटर या आभासी जल का। ये कॉन्सेप्ट हमें दिखाता है कि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी असल में कितना पानी पी रही है। उदाहरण के लिए, एक साधारण चैट जीपीटी क्वेरी के लिए ही डेटा सेंटर्स को ठंडा करने में आधा लीटर पानी खर्च हो जाता है। 1 टन स्टील बनाने में 3 लाख लीटर पानी लगता है। मतलब हमारी पूरी अर्थव्यवस्था सचमुच पानी पर ही चल रही है। 2021 का एक बहुत ही डरावना उदाहरण लेते हैं। ताइवान में एक भयंकर सूखा पड़ा था और आपको पता है वहां क्या हुआ? माइक्रोचिप्स बनाने वाली फैक्ट्रियों को पर्याप्त पानी मिल सके, इसके लिए किसानों की कृषि सिंचाई ही बंद कर दी गई। एक द्वीप के इस स्थानीय सूखे ने पूरी दुनिया के ऑटोमोटिव और रक्षा उत्पादन को रोक कर रख दिया था। ये इस बात का साफ सबूत है कि भविष्य में इंडस्ट्री और खेती के बीच पानी को लेकर कैसा भयंकर टकराव होने वाला है। इस टकराव को समझने के बाद अब बात करते हैं कृषि और हमारी नीतिगत विफलताओं की। क्योंकि देखिए, सिर्फ प्रकृति ही जल स्तर को कम नहीं कर रही है, हमारी प्रशासनिक प्रणालियां और कुछ नीतियां इस संकट को कहीं ज्यादा तेज कर रही हैं। अगर हम आधुनिक प्रशासनिक तरीकों की तुलना ऐतिहासिक तरीकों से करें तो डेटा काफी चौंकाने वाला है। एक तरफ 2012 की महाराष्ट्र सिंचाई परियोजना है, जहां 7,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च करने के बाद भी सिंचाई में सिर्फ 1% की वृद्धि हुई। और दूसरी तरफ बिना किसी बड़े बजट के राजस्थान में पारंपरिक सामुदायिक तालाबों ने, जिन्हें जोहड़ कहा जाता है, पूरी की पूरी सूखी नदियों को फिर से जिंदा कर दिया। ये साफ दिखाता है कि समस्या पैसे की कमी नहीं, बल्कि सही सिस्टम की है। नीतियों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें तो पता चलता है कि कैसे अच्छी नीयत से दी गई सब्सिडी ने एक अस्थिर लूप बना दिया है। ट्यूबवेल के लिए अनमीटर्ड मुफ्त बिजली और चावल जैसे ज्यादा पानी पीने वाली फसल के लिए एमएसपी के कारण अंधाधुंध भूजल निकाला गया। नतीजा, पंजाब का जल स्तर जो 1970 में 10 फीट पर था, वो आज गिरकर 300 फीट तक पहुंच गया है। हमारे देश का अन्न भंडार गंभीर रूप से खाली हो रहा है। अब इस समस्या के सबसे गहरे और संवेदनशील हिस्से की ओर बढ़ते हैं, भू राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा। कैसे सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होना विनाशकारी चेन रिएक्शंस को जन्म दे सकता है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण सीरिया है। सोचिए, एक पड़ोसी देश के बांध कैसे एक बड़े सुरक्षा संकट की वजह बन सकते हैं। तुर्की ने बांध बनाकर पानी रोका, जिसके कारण 2006 से सीरिया में भयंकर सूखा पड़ा। खेती बर्बाद हुई, करीब 15 लाख किसान बेघर होकर शहरों की तरफ भागे और इसी बेरोजगारी और अस्थिरता ने चरमपंथियों को पनपने का मौका दिया। पानी का भू राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने का ये एक बेहद गंभीर उदाहरण है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए,
98,000। ये नंबर जितना विशाल है उतना ही डरावना भी। ये चीन द्वारा बनाए गए बांधों की कुल संख्या है। इस अद्भुत पैमाने के साथ चीन ने तिब्बत में एशिया के वाटर टावर पर अभूतपूर्व नियंत्रण हासिल कर लिया है, जहां से दक्षिण पूर्व एशिया की कई प्रमुख नदियां निकलती हैं। सीमा पार नदी नियंत्रण में ये विषमता साफ दिखती है। जहां अमेरिका के पास करीब 9,000 और भारत के पास 5,000 बांध हैं, वहीं चीन के पास 98,000 बांध हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर कृत्रिम सूखे या बाढ़ के खतरे को बहुत स्पष्ट रूप से उजागर करता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर ऊपर से पानी रोक दिया गया तो खेत सूख जाएंगे, और अगर अचानक छोड़ दिया गया तो सब कुछ बह जाएगा। भू राजनीतिक खतरों को समझने के बाद अब हम व्यावहारिक संरक्षण और समाधान की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जल संकट से बचने का ब्लूप्रिंट आखिर क्या होना चाहिए? अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई बड़ी तकनीक ही इसका अंतिम समाधान है, लेकिन सच्चाई ये है कि डीसैलिनेशन यानी समुद्र के पानी को मीठा करना बेहद महंगा है, और क्लाउड सीडिंग तो एक जीरो सम गेम है, मतलब एक जगह बारिश कराकर दूसरी जगह का पानी चुराना। इसके बजाय असली और स्केलेबल रास्ता ग्रामीण समुदायों को वर्षा जल संचयन और सूखे प्रतिरोधी मोटे अनाज जैसे व्यवहारिक समाधानों के साथ सशक्त बनाना है। इस संकट से निपटने के लिए एक सख्त रोड मैप की जरूरत है। पहला, कृषि प्रोत्साहनों को मोटे अनाज की तरफ मोड़ना होगा। दूसरा, शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को पूरी तरह से अनिवार्य करना होगा। तीसरा, पानी की बर्बादी रोकने के लिए कृषि बोरवेल की मीटरिंग करनी होगी, बिना बुनियादी इस्तेमाल पर पेनल्टी लगाए। और चौथा, पड़ोसी देशों के साथ जल साझाकरण कूटनीति बनानी होगी। जब तक हम पानी का सही हिसाब नहीं रखेंगे, इसे बचाया नहीं जा सकेगा। और अब परीक्षा रिवीजन के लिए कुछ मुख्य डेटा पॉइंट्स। जो भी लोग नीतिगत विषयों में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए इन सभी जानकारियों को एक रैपिड फायर रिव्यू के साथ पक्का कर लेना बहुत जरूरी है। कुछ अहम बातें याद रखने लायक हैं। भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, लेकिन हमारे पास ताज़े पानी के संसाधन केवल 4% हैं। वर्चुअल वाटर हमारे छिपे हुए संसाधनों को तेजी से खत्म कर रहा है। मुफ्त बिजली और चावल पर एमएसपी जैसी राज्य की नीतियां जल स्तर की गिरावट को और तेज कर रही हैं। इसके अलावा चीन के 98,000 बांध हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीमापार सुरक्षा खतरा है। और अंत में, बड़े बांधों और मेगा योजनाओं की तुलना में हमारी स्थानीय जोहड़ प्रणाली कहीं ज्यादा प्रभावी साबित हुई है। ये सब हमें एक बहुत ही गहरी और भयानक वास्तविकता के सामने खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, जब एक आम नागरिक का नल पूरी तरह से सूख जाएगा तो क्या कोई अर्थव्यवस्था या सीमाओं की परवाह करेगा? या फिर हर कोई केवल एक गिलास पानी के लिए लड़ेगा? जब अस्तित्व पर खतरा आता है तो नागरिक व्यवस्था कोई मायने नहीं रखती। अगर हम आज नहीं जागे तो कल की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए होगी। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।